आज मैं अपने इस संविधान के लेक्चर में संविधान के भाग 3 की चर्चा करूंगा, जो कि मूल अधिकार है। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो अब सवाल है ये है क्या, इसका इतिहास क्या है। तो हम पहले मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका इतिहास। देखिए, मूल अधिकार जो है सबसे पहले ब्रिटेन में 1215 में मैग्ना कार्टा के नाम से अस्तित्व में आए थे। मैग्ना कार्टा क्या होता है, इसको समझेंगे। मैग्ना कार्टा एक प्रकार का समझौता था जो ब्रिटेन में राजा किंग जॉन और सामंतों के बीच में हुआ था, क्योंकि राजा किंग जॉन से वहाँ की जनता और सामंत बहुत परेशान हो गए थे। तो उन्होंने आंदोलन किया और राजा और जनता के बीच में और राजा, जनता तथा सामंतों के बीच में समझौता हुआ था, जिसमें ये कहा गया कि राजा भी अब कानून के अनुसार चलेगा और जनता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी और राजा उस व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता। अर्थात अब राजा भी कानून के दायरे में रहकर चलेगा, कानून के ऊपर नहीं चलेगा और वह जनता के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। और इसमें जनता के अधिकारों का भी वर्णन किया गया था कि जनता के क्या अधिकार हैं, क्योंकि इसके पहले अधिकार शब्द राजा के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन मैग्ना कार्टा में ये बताया गया कि जनता के क्या अधिकार हैं। तो इसीलिए जो मूल अधिकार की चर्चा या जनता के अधिकारों की चर्चा मैग्ना कार्टा में की गई थी, जिसमें राजा को कानून के दायरे में बांधा गया। तो इस तरह से जनता का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता शब्द ब्रिटेन में सामने आया। अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, लेकिन इसके बाद अमेरिका में भी मूल अधिकार आए, लेकिन अमेरिका में उन्हें हम बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। हमारा जो संविधान है वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है, यानी उसी से लिया गया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार मैग्ना कार्टा से इतिहास शुरू होता है और अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स तक पहुंचता है। तो हमारा जो मूल अधिकार है, जिसे हम मूल अधिकार कहते हैं, वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ही प्रेरित है। मैंने मैग्ना कार्टा की बात इसलिए की क्योंकि जनता के अधिकारों की मांग इसी के थ्रू सामने आई थी। अब हम बात करेंगे कि मूल अधिकार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की और उनका क्या मतलब है। तो अब समय ना गंवाते हुए मैं बात करूंगा मूल अधिकार में अनुच्छेद 12 की। अब सवाल है, अनुच्छेद 12 क्या है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। अब राज्य की परिभाषा से यहाँ क्या मतलब है। देखिए, राज्य में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है: भारतीय सरकार और संसद, प्रत्येक राज्यों की विधायिका और राज्य सरकार, और सभी प्रकार के स्थानीय शासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे आप कहते हैं, और अन्य संस्थाएं। तो यानी कि राज्य का मतलब यहाँ गवर्निंग बॉडी से है। उस गवर्निंग बॉडी में भारत सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानसभा, सभी प्रकार के स्थानीय शासन भी आते हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि राज्य के अंतर्गत वे सभी संस्थाएं आती हैं जो सरकार की एजेंसियां हैं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय हुआ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स हुआ, और राज्य वित्त से संचालित संस्थाएं और राज्य के द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के द्वारा कार्य करने वाले अधिकरण भी राज्य के दायरे में आते हैं। अर्थात मतलब कि राज्य के अंदर जो भी पदाधिकारी काम करते हैं या सरकार द्वारा चलने वाली जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, वो सब राज्य का ही हिस्सा हैं। तो इसमें मैंने ये बताया कि राज्य का क्या मतलब है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ राज्य का मतलब कोई विशेष राज्य नहीं है, बल्कि एक गवर्निंग बॉडी है। अब देखिए, मूल अधिकार जो हैं वो राज्यों के कार्य को सीमित करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि मूल अधिकार राज्यों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि मूल अधिकार राज्यों के कार्यों को सीमित करते हैं, इसीलिए ये राज्यों के विरुद्ध हैं। मतलब मूल अधिकार
राज्यों की सीमा तय करते हैं कि राज्य या सरकार को क्या करना है जनता के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए और क्या नहीं करना है। मूल अधिकार जो है वो जनता के लिए तो एक अधिकार है, मगर राज्यों को उन अधिकारों को ध्यान में रख करके ही काम करना है, उनको समाप्त नहीं करना है। इसीलिए ये राज्यों के विरुद्ध हैं, क्योंकि ये राज्यों के कार्यों को सीमित करते हैं, राज्यों की निरंकुशता को कंट्रोल करते हैं। राज्य जनता के अधिकारों के लिए बनी है, ना कि उससे बाहर जाने के लिए। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार एब्सोल्यूट या निरपेक्ष नहीं है। मतलब निरपेक्ष का मतलब कि ऐसा नहीं है कि अनियंत्रित हैं, इन पर भी नियंत्रण किया जा सकता है, जिसको आप आगे पढ़ेंगे। अब आपके सामने एक समस्या ये आएगी कि अगर राज्यों के विरुद्ध ये होते हैं मूल अधिकार और राज्यों के कार्यों को सीमित करते हैं, तो क्या ये व्यक्तिगत संस्थाओं पर भी लागू होते हैं या व्यक्तिगत कार्यों पर भी नियंत्रण रखते हैं? नहीं, मूल अधिकार व्यक्तिगत संस्थाओं या व्यक्तिगत कार्यों को नियंत्रित नहीं करते। देखिए 1991 के बाद से जो है देश में एलपीजी की पॉलिसी अपनाई गई। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और इसके बाद ये हुआ कि सरकार या राज्यों की भूमिका कम हो गई, निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ने लगी। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या उदारीकरण से राज्यों का कार्य सीमित हो गया है? तो इसका उत्तर है हाँ। उदारीकरण से निजी संस्थाएं ज़्यादा आगे आ गई हैं, अब सरकार पीछे हो रही है। लेकिन इसका एक नुकसान और भी है कि राज्यों की भूमिका सीमित होने के कारण मूल अधिकार का दायरा भी सीमित हो गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि सरकारी सेवाओं में तो आरक्षण का प्रावधान किया गया, परंतु निजी संस्थाएं आरक्षण नहीं देती हैं। तो सवाल है कि आप सरकार से तो सीधे मांग कर सकते हैं अपने अधिकारों की, मगर जब निजीकरण ज़्यादा हो जाएगा तो मूल अधिकार सीमित हो जाएगा। तो इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। अभी मैं आगे इसको प्रश्न के रूप में सामने लाऊंगा। हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। अब अनुच्छेद 13 क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी व्याख्या थोड़ी लंबी हो सकती है और आज की वीडियो में 12-13 पढ़ाने के बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो में अब आर्टिकल को सामने लाऊंगा, क्योंकि ये दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अनुच्छेद 13 का सेक्शन 1, अनुच्छेद 13 का सेक्शन 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 का सेक्शन 1 ये कहता है कि मूल अधिकार और पूर्व संवैधानिक विधियों के बीच अगर कोई टकराव होता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँगा। मूल अधिकार और पूर्व संवैधानिक विधियाँ, पूर्व संवैधानिक विधियों का मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, मतलब ऐसी विधियाँ जो हमारे संविधान लागू होने के पहले से थीं। मूल अधिकार और पूर्व संवैधानिक विधियाँ में अगर कोई टकराव होता है तो आच्छादन का सिद्धांत लागू होता है, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ इक्लिप्स कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्लिप्स या आच्छादन का सिद्धांत क्या है? आच्छादन के सिद्धांत का मतलब होता है, जैसे आच्छादन शब्द के या इक्लिप्स का मतलब होता है, आप जानते हैं, छाया या ग्रहण लगना। तो आच्छादन का सिद्धांत समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि मूल अधिकार लागू कब हुए। मूल अधिकार लागू हुए जब हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से। तो 26 जनवरी 1950 के पहले भी बहुत से कानून थे। तो अगर मूल अधिकार 1950 में लागू हुआ और उसके पहले कोई कानून बना हुआ भारत में चल रहा है, जैसे मैं बात करूं सीआरपीसी, आईपीसी, ये सब बहुत पहले से लागू हैं। तो अगर मूल अधिकार लागू होने के बाद और संविधान के पहले बनी हुई कोई विधि है जो कि चल रही है भारत में, लागू है, उसमें टकराव होता है तो क्या होगा? तो यहाँ पर आच्छादन का सिद्धांत फॉलो किया जाएगा। आच्छादन का मतलब ये होगा कि जो संविधान के पहले बनी हुई विधियाँ हैं, यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, वो समाप्त नहीं होंगी, बल्कि मूल अधिकारों द्वारा इन्हें ढक लिया जाएगा। अर्थात 1950 के पहले जो भी कानून बने होंगे, अगर वो मूल अधिकारों से असंगत नहीं हैं, अर्थात मूल अधिकारों के विरुद्ध नहीं हैं, तो वे लागू रहेंगे, और अगर मूल अधिकारों के विरुद्ध जाते हैं तो वे प्रभाव में नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन वे
समाप्त नहीं होंगे, वो बने रहेंगे। जब भी भविष्य में कोई परिवर्तन होता है तो वह पुनः पुनर्जीवित हो सकते हैं। जैसे किसी टीम में एक या दो अतिरिक्त खिलाड़ी भी रखे जाते हैं, उनका कोई काम नहीं होता, लेकिन अगर किसी वजह से टीम में कोई आवश्यकता पड़ती है या परिवर्तन होता है या किसी को चोट लगती है तो वो खिलाड़ी पुनः आकर के टीम संभाल सकते हैं। तो इसी प्रकार कहने का मतलब ये हुआ कि पहले के कानून समाप्त नहीं होंगे, लेकिन वो मूल अधिकारों से अगर टकराव रखते हैं तो वो निष्प्रभावी हो जाएंगे। भविष्य में अगर कोई संशोधन हुआ और उन कानूनों की ज़रूरत पड़ी तो वो कानून पुनः अपने प्रभाव में आ जाएंगे। इसी को आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्लिप्स। इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्लिप्स ये दिखाता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ यानी कि पूर्व संवैधानिक विधियां समाप्त नहीं होंगी, लेकिन मूल अधिकारों से असंगत यानी इनकॉन्सिस्टेंसी रखने के कारण या उनके विरुद्ध होने के कारण प्रभावी नहीं रहेंगी। केवल वही प्रभावी होंगी जो मूल अधिकार से समानता या मूल अधिकार के विरुद्ध नहीं है। हाँ, लेकिन अगर भविष्य में कोई परिवर्तन होता है तो उन विधियों को पुनः प्रभावी बना दिया जाएगा। जैसे 1860 में अगर कोई विधि बनाया गया हो तो हो सकता है मूल अधिकारों के कारण वह लागू ना हो पाए, लेकिन भविष्य में अगर कोई परिवर्तन होता है, संशोधन होता है मूल अधिकारों में, तो वो अगर उन विधि की ज़रूरत पड़ती है तो हो सकता है वह पुनः लागू हो जाएं। तो कहने का मतलब मूल अधिकार पुरानी बनाई गई विधियों को समाप्त नहीं करेगा, बल्कि उन्हें ढक लेगा। इसी को लॉ प्रिंसिपल ऑफ इक्लिप्स कहते हैं। मैंने इसको समझाने पे ज़्यादा जोर दिया है क्योंकि पहली बार में समझ में नहीं आता। अब मैं अनुच्छेद 13 के 2 की चर्चा करूँगा। 13 का 2 ये कहता है कि मतलब 13 का सेक्शन 2 ये कहता है कि सरकार ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को छीनती हो या उसको कम करती हो। अगर सरकार ऐसी कोई विधि बनाती है तो न्यायपालिका द्वारा उसे रद्द किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या पूरा अधिनियम ही रद्द कर दिया जाएगा या सिर्फ उसी भाग को रद्द कर दिया जाएगा जो मूल अधिकारों के खिलाफ है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अगर कोई अधिनियम मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो केवल मूल अधिकारों से विरोध रखने वाले भाग को ही शून्य कर दिया जाएगा, यानी कि नल एंड वाइड कर दिया जाएगा, ना कि पूरे अधिनियम को। समझिएगा इस बात को कि अगर कोई अधिनियम है जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है या उसको छीनता है तो उस पूरे अधिनियम को रद्द ना करके केवल उसी भाग को रद्द कर दिया जाएगा उस अधिनियम के जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है। इसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। पृथक्करण का सिद्धांत समझिएगा। पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि अगर सरकार या राज्य कोई कानून बनाता है जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो वह कानून उस भाग तक शून्य मान लिया जाएगा जहां तक वह मूल अधिकारों के विरुद्ध है। बाकी भाग जो मूल अधिकारों को नहीं समाप्त करता है वो अस्तित्व में रहेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है या पृथक्करण का सिद्धांत अनुच्छेद 13 के सेक्शन 1 पर भी लागू होता है। मतलब 13 के 1 में भी आप इसको लागू कर सकते हैं कि अगर संविधान पूर्व कोई विधियां हैं यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है तो वो लॉ वहीं तक नहीं लागू होंगे जहां तक वो मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं, और जहाँ तक वो मूल अधिकारों का समर्थन करेंगे उस भाग को लागू कर दिया जाएगा। मतलब एक तरह से फिल्टर का काम करेगा, छन्नी जिसे आप बोल सकते हैं, कि जितना भाग मूल अधिकारों के साथ समानता रखता है उतने भाग को लागू करेंगे और जितना भाग मूल अधिकार के विरुद्ध है उसे समाप्त कर देंगे। तो इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 सिद्धांत बताए मैंने, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पृथक्करण का सिद्धांत। जहाँ आच्छादन का सिद्धांत ये कहता है कि संविधान के पूर्व बनाई गई विधियां अगर मूल अधिकारों से असंगत हैं तो वो विधियां समाप्त नहीं होंगी बल्कि मूल अधिकार द्वारा ढक लिया जाएगा, और भविष्य में कोई बदलाव होता है तो वह विधियां पुनः अस्तित्व में आ जाएंगी।
डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी पृथक्करण का सिद्धांत क्या बोलता है? पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि मूल अधिकार से असमानता या उसके विरुद्ध जो भी अधिनियम होगा उसको नहीं लागू किया जाएगा, और जितना भाग मूल अधिकार से समानता रखता है किसी अधिनियम का, उतने भाग को लागू कर दिया जाएगा। अर्थात जरूरी नहीं है कि किसी भी विधि को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए, उसके केवल उसी भाग को समाप्त कर दिया जाएगा जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स मतलब आच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करण का सिद्धांत ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार अनुच्छेद 13 का 1 जहाँ प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करता है, पूर्व संवैधानिक विधियों की बात करता है, अनुच्छेद 13 का 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ यानी कि संविधान बनाने के बाद की विधियों की बात करता है। यानी कि अनुच्छेद 13 का 1 ये कहता है संविधान के पूर्व जो भी विधियाँ हैं वो पूरी तरह समाप्त नहीं होंगी बल्कि मूल अधिकारों द्वारा ढक ली जाएंगी। और अनुच्छेद 13 का 2 ये कहता है कि मूल अधिकार लागू होने के बाद सरकार ऐसी कोई विधियां नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को छीनती हो। इन दोनों पर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी पृथक्करण का सिद्धांत और आच्छादन का सिद्धांत लागू होता है। इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा समझने में दिक्कत होती है लेकिन कई बार सुनेंगे तो समझ जाएंगे, और दिक्कत होगी तो आप मेरे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अब हम 13 के 3 की बात, यानी 13 का सेक्शन 3, 13 के सेक्शन 3 में विधि को परिभाषित किया गया है। अब देखिए विधि में क्या क्या आता है, विधि का क्या मतलब। विधि में शामिल होते हैं संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियां, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश भी विधि है, शासकीय आदेश भी विधि है। तो इसमें ये बताया गया कि विधि के कैटेगरी में क्या क्या आता है। अब अनुच्छेद 13 का सेक्शन 4 ये देखिए 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से जोड़ा गया था। यानी कि जो अनुच्छेद 13 का 4 है वो 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से जोड़ा गया। अब इसको थोड़ा समझिएगा कि देखिए अनुच्छेद 13 का 2 तुलना करनी पड़ेगी। अनुच्छेद 13 का 2 ये कहता है कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो, लेकिन अनुच्छेद 13 का 4 ये कहता है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अर्थात संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है और इसके अनुच्छेदों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार अनुच्छेद 13 के प्रावधान संविधान संशोधन पर लागू नहीं होते। अर्थात आप अनुच्छेद 13 के माध्यम से संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को नहीं छीन सकते। इसीलिए केशवानंद भारती केस, जिसकी मैंने चर्चा अपने पिछले वीडियो में काफ़ी व्यापक रूप से की है कई केसों के बारे में, तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है बिना मूल ढांचे को समाप्त किए हुए। इस प्रकार आप ये ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 13 का 4 ये बताता है कि संसद संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से, क्योंकि संविधान संशोधन भी एक विधि है, तो संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में बदलाव कर सकती है। अब आपके सामने एक प्रश्न है कि पृथक्करण के सिद्धांत और आच्छादन के सिद्धांत में क्या अंतर है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये है, क्या उदारीकरण के बाद मूल अधिकार का दायरा सीमित हुआ है अथवा नहीं।